राजकीय महाविद्यालय की यूट्यूब शाखा पर आपका स्वागत है। बीकॉम पार्ट 3 की इंडस्ट्रियल लॉ विषय में सुरक्षा प्रावधान के संबंध में आज आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। जैसा कि पूर्व में हमने कारखाना अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का अध्ययन किया है, उन प्रमुख प्रावधानों में एक सुरक्षा प्रावधान भी अति महत्वपूर्ण प्रावधान है। जैसा कि हमें विदित है कि कारखानों में उत्पादन कार्य ही किया जाता है और इन उत्पादन कार्यों में खतरनाक मशीनें, यंत्र लगाए जाते हैं और इन यंत्रों के आसपास श्रमिक मजदूर कार्य करते हैं। सामान्यतः हम जानते हैं कि इन खतरनाक यंत्रों पर मनुष्य, श्रमिक, महिलाएं भी होती हैं, नवयुवक भी होते हैं, जो अप्रशिक्षित भी हो सकते हैं, प्रशिक्षित तो होते ही हैं। इन व्यक्तियों को इन कारखानों में इन मशीनों के नज़दीक लगाया जाएगा तो उनको शारीरिक नुकसान होने की संभावना रहती है, उनको उन मशीनों के पास कार्य करने में खतरा रहता है। तो इस संबंध में कारखाना अधिनियम में प्रमुख प्रावधान बनाए गए हैं सुरक्षा के संबंध में कि इन मशीनों के पास में कैसे काम किया जाएगा, किन व्यक्तियों को कौन से खतरनाक यंत्रों पर लगाया जाएगा, किन को नहीं लगाया जाएगा, किन पर प्रतिबंध रहेगा। इनके संबंध में राज्य सरकार या राज्य सरकारों को भी नियम बनाने के संबंध में, अतिरिक्त नियम बनाने के संबंध में उनको अधिकार रहेंगे। तो इन प्रमुख प्रावधान में सबसे पहला जो प्रावधान ये है कि यंत्रों की घेराबंदी। अगर खतरनाक खतरनाक यंत्र कारखाने में लगे हुए हैं और उनके आसपास श्रमिक मजदूर कार्य कर रहे हैं तो निसंदेह इन यंत्रों की घेराबंदी की जानी चाहिए। इनके पास इनका जो हिस्सा जितना खतरनाक है उसके खतरनाक हिस्से को ढका जाना चाहिए और जितना खतरनाक नहीं है उसको बिना ढके भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन जहाँ खतरा ज़्यादा होता है उसको कवर किया जाना चाहिए, किसी साधन से उसको कवर किया जाना चाहिए जिससे उसके आसपास जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान ना हो। तो सबसे पहली बात इसमें बताई कि घेराबंदी की अनिवार्यता, अर्थात ऐसे भाग को आवश्यक रूप से कवर करें, घेराबंदी करें जिससे श्रमिक को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। दूसरी बात इसमें बताई कि घेराबंदी से छूट। अगर इस प्रकार का कोई भाग कारखानों में जो मशीन का जो भाग है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, उसके आसपास काम किया जा सकता है, ज़्यादा शारीरिक नुकसान नहीं हो सकता है और उनको बार बार छेड़ने की भी ज़रूरत पड़ती है, चेक करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको घेराबंदी से छूट भी दी जा सकती है, अर्थात इसको बार बार चेक करना पड़ता है इसलिए। और इस संबंध में राज्य सरकार भी कुछ अपने आवश्यक नियम बना सकती है कि कौन से भाग को कवर किया जाएगा, कौन से भाग को कवर नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में कुछ न्यायिक निर्णय भी हुए हैं। न्यायालयों द्वारा भी विभिन्न समय समय पर आदेश निर्णय दिए गए हैं कि ये जो खतरनाक यंत्र हैं उनको घेराबंदी के संबंध में किस प्रकार से कवर किए जाएँ, किस प्रकार से कवर नहीं किए जाएँ। तो इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें न्यायालय के द्वारा दी गई वो भी इसमें कि घेराबंदी के संबंध में प्रमुख न्यायिक बातें दी गई हैं। ये प्रमुख बातें 10 तरह की प्रमुख बातें हैं। ये PDF में आसानी से, सावधानी से इनको पढ़ा जा सकता है। बस इसमें यही बातें बताई गई कि कौन सा भाग कवर करना है, कौन सा भाग कवर नहीं करना है। दूसरी प्रमुख बात इसमें थी कि चलते हुए यंत्र या उसके पास कार्य करना, यानी मशीन तो कारखाने में उत्पादन कार्य होगा तो चलेगी मशीन तो, और चलते हुए जो मशीन है यंत्र उसके पास काम भी करना पड़ेगा मजदूरों को। तो इसके संबंध में सबसे पहली बात ये की है कि प्रशिक्षित प्रौढ़ श्रमिक द्वारा कार्य करना, अर्थात इन चलते हुए यंत्रों पर ऐसे व्यक्तियों को लगाया जाए जो ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो, उनको पर अलग से ट्रेनिंग दी गई उसकी मशीन के संबंध में किस प्रकार से अपने शरीर को बचाते हुए, सावधानी रखते हुए किस प्रकार से कार्य करें। अर्थात इसमें प्रौढ़ व्यक्ति काम करेंगे और समझदार व्यक्ति काम करेंगे और उनको जो ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दी हुई है, ऐसे व्यक्ति उन पे ऊपर लगाए जाएंगे उन मशीनों के पास में। दूसरी बात इसमें बताया कि स्त्रियों एवं नवयुवकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध, अर्थात ऐसे मशीन जो ज़्यादा खतरनाक हैं और चलती हुई मशीन के पास काम करना है तो स्त्री और नवयुवक ऐसे व्यक्ति हैं उनको उन मशीनों के पास नियुक्ति नहीं दी जाएगी। और इसके संबंध में राज्य सरकार भी अलग से अपने कोई नियम बना सकती है कि क्या क्या किस किस प्रकार से कार्य इसमें किए जाने, अलग से नियम राज्य सरकार बना सकती है। अलग से राज्य सरकार नियम मतलब कि कारखाना अधिनियम में जो बात दी गई है वो स्थायी होती है, वो उनमें परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कोई खतरा हो या शारीरिक नुकसान व्यक्ति को होने की संभावना होती है, इस संबंध में राज्य सरकार आदेश दे करके कोई नियमों में थोड़ा सा हल्का परिवर्तन करते हुए अलग से नियम बना सकती हैं। यही राज्य सरकार का अधिकार में यही बात मुख्य रूप से बताई गई है। तीसरी बात इसे बताई कि खतरनाक यंत्रों पर नवयुवक व्यक्तियों की नियुक्ति, अर्थात ऐसे खतरनाक जो यंत्र हैं उन पर नवयुवक व्यक्तियों की नियुक्ति
कैसे दी जाएगी, अर्थात नवयुवकों को खतरे से अवगत कराना। नवयुवक व्यक्तियों को नियुक्ति दी जाएगी और उस पर काम करेंगे, चलते हुए यंत्रों पे, खतरनाक यंत्रों पे वो काम करेंगे तो ही कुछ वो सीखेंगे। अगर उनको अलग रखा जाए तो सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए उनको नवयुवक व्यक्तियों को नियुक्ति देते हुए ये बताएंगे कि आपको किस किस प्रकार से लापरवाही कर सकते हैं आप, और ऐसे लापरवाही करने से आपको क्या क्या खतरा हो सकता है। तो इन खतरों से नवयुवक व्यक्तियों को पहले अवगत कराया जाएगा, और इस संबंध में राज्य सरकार भी कोई अलग से ऐसे नवयुवकों के संबंध में नियम बना सकती है। इसमें अगली बात बताइए कि शक्ति का संबंध विच्छेद करने या रोकने वाले पुर्जे तथा साधन। इस प्रकार से जैसे कोई मशीन चल रही है, खतरनाक यंत्र चल रहा है, और उसमें किसी मजदूर की कोई इस तरह से शारीरिक नुकसान या उसके टच में आ गया है या उसको नुकसान होने जा रहा है, तो इस प्रकार से शक्ति का संबंध विच्छेद करना, अर्थात उसमें से उसका पावर ऑफ कर देना। जो बिजली से चल रहा है या अन्य किसी साधन से चल रहा है तो उसको बंद कर, एकदम से बंद कर देना, जिससे उसको ज़्यादा शारीरिक क्षति, उसको नुकसान ना हो, श्रमिक को बचाया जा सके। तो इसके संबंध में कुछ मुख्य बातें बताएगी। कुशल व्यवस्था इस संबंध में निष्क्रिय पट्टों को अलग रखना, संकट काल में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और सुरक्षित रूप से उनको बंद करने का ऐसा प्रावधान हो। अगली बात इसमें बताई कि स्वचालित मशीनें, अर्थात ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं। तो इन ऑटोमेटिक मशीनों के संबंध में भी कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं कि इन मशीनों पर काम कर दें तो मशीनों के पास गुजरना पड़ता हो तो इस यंत्रों के बाहरी व भीतरी, दाएं बाएं, आगे पीछे के रास्ते यंत्रों से 45 सेंटीमीटर दूर बनाए जाने चाहिए। इसमें के संबंध में ऑटोमेटिक मशीन के संबंध में नियम बनाए गए। नए यंत्रों को ढककर रखना, अगर ऐसे में कोई यंत्र है, नए यंत्र हैं और खतरनाक हैं, तो ऐसे यंत्रों को ढककर भी रखा जा सकता है, अर्थात उनको सुरक्षित ढंग से ढकना। सुरक्षित यंत्रों को ढकने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो यंत्र स्वयं ही सुरक्षित हैं, इससे दूसरों श्रमिकों को, काम करने वाले व्यक्तियों को कोई नुकसान नहीं है, तो फिर उनको ढकने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर इसमें कोई व्यक्ति किसी प्रकार कोई लापरवाही करता है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको ढकना है या नहीं ढकना है या ढकने के लिए आदेश दिए गए हैं, तो उसमें कोई लापरवाही करता है तो ऐसे व्यक्ति को दंड की व्यवस्था भी है। इस दंड में 3 माह का कारावास और 500 रुपये तक ऐसे अर्थदंड भी किया जा सकता है, और इसके संबंध में राज्य सरकार भी अलग से विशेष नियम बना सकती है। इसमें नई बात आगे, रुई धुनने वाले यंत्रों के पास महिलाओं और बालकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध, अर्थात रुई धुनने वाले यंत्र हैं, उन ऐसे यंत्रों पर महिलाओं और बालकों की नियुक्ति भी प्रतिबंधित इसमें की गई है। माली मनुष्य को ऊपर चढ़ाने, उठाने, नीचे लाने वाले यंत्र, अर्थात लिफ्ट वगैरह की ऐसी व्यवस्था होती है। कारखाने में माल को भी ऊपर चढ़ाया जाता है, व्यक्तियों को भी माल के साथ में ऊपर चढ़ाया जाएगा, तो माल को ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे। इस प्रकार से जो लिफ्ट व्यवस्था होती है, यानी एलिवेशन की कोई एलिवेटेड कोई ऐसी व्यवस्था हो, तो इस एलिवेशन की व्यवस्था में ऊपर माल ले जाने के संबंध में भी कारखानों में नियम, सॉलिड नियम है, स्थायी नियम है, उन नियम के अनुसार उसमें कार्य किया जाएगा। तो इसमें ये बात मुख्य रूप से बात आई कि ज्वलन तथा लिफ्ट की बनावट, अर्थात कौन सा किस प्रकृति का माल है, कारखाने में कैसा माल है, उसी के अनुसार जो लिफ्ट है उसका आकार, बनावट वो होगी, जिस लिफ्ट से माल ऊपर ले जाया जाएगा, नीचे लाया जाएगा। इसके संबंध में निरीक्षण भी किया जाएगा, अर्थात कम से कम 6 माह में एक बार किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा जांच इसकी की जानी चाहिए। 6 महीने हो जाते हैं, काफ़ी समय होता है 6 महीने, उसमें किसी प्रकार की मशीन में खराब आ सकती है, उसका कोई पट्टा टूट सकता है, कोई तार टूट सकता है, ढीला हो सकता है, इसलिए उसको चेक किया, 6 महीने बाद चेक किया जाना चाहिए। लिफ्ट का मार्ग इसमें बताया गया कि किस प्रकार का मार्ग है, वो बहुत सुरक्षित मार्ग होना चाहिए, कहीं उसमें चलते समय लिफ्ट फंस ना जाए। भार क्षमता का निरीक्षण निश्चित होना, अर्थात लिफ्ट में जैसे स्वयं भी कई बार लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि भार क्षमता इसमें लिखी रहती है, कितने व्यक्ति इसमें बैठ सकते हैं, इतने किलो वजन इसमें जा सकता है। तो माल या व्यक्तियों के संबंध में केजी, किलो के संबंध में ऐसे प्रावधान बनाए जा सकते हैं कि इतना भार ही इसकी मशीन लिफ्ट के द्वारा उठाया जाएगा। दरवाजे की व्यवस्था भी इसमें पर्याप्त होनी चाहिए, मनुष्य को निकलने, आने जाने, माल को ले जाने के लिए अच्छी जो पर्याप्त उसमें दरवाजे की व्यवस्था भी हो, और दरवाजे ऐसे जो ऐसे दरवाजे वो बहुत सुरक्षित हो, उनके अर्थात सुरक्षा व्यवस्था संबंध में इनके लिए की जानी चाहिए। पिंजरे की मजबूती, अर्थात ऐसा जो साधन होता है उसको पिंजरे टाइप कहते हैं, उसकी बहुत मजबूती होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो इसमें कोई टूट जाए, कहीं इसमें कोई रस्सी टूट जाए, इसकी कोई चद्दर वगैरह इस प्रकार लगाई गई हो वो चद्दर टूट जाए, तो इसमें रस्सियाँ, चद्दर आदि सब की एक मजबूती के अनुसार इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्य निरीक्षक को इसमें अधिकार होते हैं, अर्थात मुख्य निरीक्षक नियुक्त किया जाएगा और इसको बार बार समय पर चेक किया जाएगा, और आवश्यक समझे तो राज्य सरकार इसके संबंध में अलग से नियम बना सकती है।
अगली बात के रूप में बोझा उठाने वाली मशीनें, जंजीरों, रस्सियाँ एवं भारी बोझा उठाने वाले यंत्र, अर्थात ऐसे यंत्र हैं जो भारी बोझ उठाने वाली भारी मशीनें हैं, इनके संबंध में उनकी मजबूत बनावट के हों, अर्थात ऐसे यंत्र हैं, ऐसी जंजीरें हैं, ऐसी मशीनें, ये बहुत मजबूत बनावट की होनी चाहिए। निर्धारित भार क्षमता, अर्थात इनकी जो भार क्षमता है वो भी एक निश्चित निर्धारित की जानी चाहिए कि ये जो जंजीरें मशीनें, इनसे कितना भार अधिकतम उठाया जा सकता है, ये भी इसमें निर्धारित की जानी चाहिए। क्रेन से श्रमिकों की दूरी, अर्थात क्रेन जो भारी यंत्र है उससे श्रमिक दूर रहने चाहिए काम करते समय। इस जो क्रेन है इससे श्रमिक कम से कम 6 मीटर दूर रह सकेगा। 6 मीटर अर्थात 36, 18, 20 फुट कम से कम इन क्रेनों से वो दूर रहेगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और इसके संबंध में राज्य सरकार भी अलग से अपने नियम निर्धारित कर सकती है। यंत्रों का परीक्षण, अर्थात इस प्रकार की जो बड़ी मशीन है, इनको बोझ उठाने वाली मशीन है या भारी बोझ उठाने वाले उपकरण है, इनका समय समय पर परीक्षण भी यानी टेस्ट भी किया जाना चाहिए कि उठा सकते हैं नहीं उठा सकते या कोई कमज़ोर अवस्था में तो नहीं होगी। अगली बात इसमें घूमने वाले यंत्र के रूप में बताई गई है, अर्थात जो यंत्र घूमते हैं, चलते रहते हैं, गतिमान रहते हैं, तो इससे श्रमिकों को नुकसान हो सकता है। तो इसके संबंध में घूमने वाले यंत्रों के आसपास एक सूचना चिपकाई जानी चाहिए कि इन यंत्रों से आप किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, इसके संबंध में एक आवश्यक सूचना चिपकाई जाती है। और अधिकतम गति का निर्धारण था, कितनी गति से घूमता है उस गति का निर्धारण भी किया जाना चाहिए। और गति रोकने के लिए व्यवस्था, अगर किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना होती है तो इसको गति को रोकने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। दबाव यंत्र, वायुमंडल से अधिक दबाव को रोकना और राज्य सरकार के अधिकार, अर्थात कोई यंत्र है इसमें किसी प्रकार को दबाव हो, वायुमंडल में कोई दबाव हो जिससे श्रमिक को शारीरिक नुकसान होता हो, इसके संबंध में भी ऐसे नियम इसमें दबाव को रोकने के लिए से ये बनाए गए हैं। फर्श, सीढ़ियाँ व पहुँचने के साधन, अर्थात कोई फर्श है, सीढ़ियाँ हैं, रास्ते आदि मजबूत बनावट के होता उन्हें व्यवस्थित रखा जाए। जहाँ आवश्यक हो वहाँ सुरक्षा के लिए सीढ़ियाँ, गलियारियाँ, रास्तों पर सहारे के रूप में पकड़ने के लिए रेलिंग या सरियों का प्रबंध किया जाना चाहिए। जिस किसी स्थल पर श्रमिकों को भी कोई कार्य करना पड़ता है, ऐसे प्रत्येक स्थान को उचित व्यावहारिक रूप से आने जाने की दृष्टि से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अर्थात कहीं ऐसी सीढ़ियाँ इस प्रकार की बनावट के ना हो जिससे कोई मजदूर श्रमिक गिर जाए, उनको शारीरिक नुकसान हो जाए, तो इसके लिए पकड़ने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। गड्ढे, होज, फर्श आदि के सुराख आदि, अगर कहीं गड्ढा है, कोई होज है, फर्श में कोई सुराख है जिससे भी श्रमिक को नुकसान हो सकता है, तो उन ऐसे जो गड्ढे खोज है इनको कवर करके या ढक करके रखा जाए जिससे कोई नुकसान ना हो श्रमिकों को। राज्य सरकार भी संबंध में समय पर अलग से आदेश दे सकती है। अत्यधिक बोझ, अत्यधिक बोझ उठाने पर प्रतिबंध, किसी भी कारखाने में किसी भी श्रमिक को इतना बोझ उठाने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता जिससे श्रमिक को शारीरिक हानि होने की संभावना होती है। और इसमें राज्य सरकार अलग से भी नियम बना सकती है कि श्रमिक, प्रौढ़, पुरुष, बालक, स्त्री आदि कितना क्या अधिकतम कितना वजन उठा सकते हैं, इसके लिए भी नियम बना सकती है। आँखों की सुरक्षा, अर्थात कारखाने में धूल, धुआं, तापमान अत्यधिक होता है, आँखों को भी नुकसान होता है, इसके लिए उनकी रक्षा करने के लिए ऐसी प्रभावकारी व्यवस्था कारखानों में बनाई जानी चाहिए। जरूरत पड़े तो चश्मे आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और चश्मे की उपलब्धि की सूचना, उनका प्रयोग किस प्रकार से चश्मा कहाँ उपलब्ध होगा, काम करने की काम कार्य पूरा करने के पश्चात कहाँ चश्मे को वापस रखा जाएगा, अगले दिन आपको कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से चश्मे को लगाया जाएगा, तो इस प्रकार की सारी व्यवस्था इसमें कारखाना जो अधिनियम में उसमें दी होती हैं। और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सब व्यवस्था होनी भी चाहिए। खतरनाक धुएं, गैस आदि से सावधानियाँ, अर्थात जहाँ कारखानों में मशीनें चलती हैं धुआं भी निकलता है, गैस भी निकलती हैं जो व्यक्ति को अत्यधिक शारीरिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होती हैं, तो इनसे भी श्रमिकों को बचाए रखने के लिए अच्छी जो माकूल व्यवस्था है, नियम आदि जो बनाए जाने चाहिए। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ धुआं निकलता हो, गैस निकलती हो, वहाँ श्रमिक के प्रवेश पर प्रतिबंध, अर्थात वहाँ इस तरह के श्रमिक जाएगा वहाँ नहीं जाएगा। और कार्य करने को उनको अलग से कोई तरीके बताए जाएंगे। अगर फिर भी कैसी कोई स्थिति है जहाँ जाना हो और कार्य व्यक्ति को उत्पादन कार्य में बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को संभव बनाए रखने के लिए अगर व्यक्ति को लगाया जाएगा तो वहाँ उसको प्रवेश की अनुमति भी दी जाएगी, अर्थात वहाँ उसको भेजा जाएगा तो उसमें कौन सी सावधानियाँ बरती जाएंगी उन सावधानियों के संबंध में बताया जाएगा, फिर उसको वहाँ प्रवेश दिया जाएगा। योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जांच हो, तो इस प्रकार से जहाँ कोई
धूल धुआं गैस आदि की व्यवस्था नहीं है, या फिर जैसे कोई सांस लेने में तकलीफ हो, हौसला लेने के लिए कोई पट्टा वगैरह बनाना, रस्सियाँ बेल्ट आदि तैयार करना, इसके संबंध में योग्य प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जांच की जानी चाहिए। ताप वाले यंत्रों के ठंडा होने पर प्रवेश, ऐसे में जहाँ अत्यधिक तापमान हो और उनके लिए वापस उनको ठंडा किया जाना आवश्यक हो, इसके संबंध में भी नियम बनाएंगे और इसके लिए अलग से राज्य सरकार भी कुछ अपने नियम बना सकती है। चलायमान बिजली के प्रकाश के उपयोग के संबंध में रखे जाने वाली सावधानियाँ, अर्थात कोई इस प्रकार के यंत्र जो चलायमान बिजली के प्रकाश या 25 वोल्ट से अधिक के अन्य किसी विद्युत उपकरण को किसी भी कक्ष, टंकी, कुंड, गड्ढे, नल, चिमनी या चारों ओर से घिरे हुए स्थान पर कोई ज्वलनशील गैस, धुआं या धूल उठती हो तो वहाँ अग्निशमन लैंप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के प्रकाश साधन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा जब तक कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध न कर दिए गए। विस्फोटक या ज्वलनशील धूल गैस आदि, इस प्रकार का भी होता है जो विस्फोटक भी हो सकता है और ज्वलनशील भी होता है। धूल आदि गैस होती है जो आग लगने की ज़्यादा ऐसी संभावना हो सकती है, श्रमिकों को उसमें ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है, वहाँ विस्फोट को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। किस प्रकार का विस्फोट ना हो और जनहानि होने से या माल हानि होने से रोका जा सके, इसके संबंध में पर्याप्त माकूल व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इसके लिए विस्फोट रोकने के लिए उपाय किए जाने आवश्यक होते हैं। और विस्फोट बाधक यंत्रों की व्यवस्था करना, अर्थात विस्फोट ना हो, विस्फोट को रोका जा सके, विस्फोट को कंट्रोल किया जा सके, इस प्रकार के यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिस प्रकार से अग्निशमन यंत्र लगे रहते हैं, अग्नि होती है उनको चालू कर दिया जाएगा, आग बुझ जाएगी। इसी तरह से विस्फोट को रोकने के लिए भी ऐसी मशीनें लगाई जानी चाहिए। वायुमंडल से अधिक दबाव वाले यंत्र को खोलना, इस प्रकार के वायुमंडल का तो ज़्यादा दबाव हो तो इस पर ऐसे यंत्रों को भी वहाँ खोला जा सकता हो, इसके संबंध में भी नियम कारखाना अधिनियम में बने हुए हैं। ताप के प्रयोग का विस्फोट यंत्रों का ठंडा करना, इस प्रकार का जो विस्फोट होता हो यंत्र है उनको, जो उनका तापमान ज़्यादा अत्यधिक होता हो उस तापमान को कम करने के लिए, ठंडा रखने के लिए भी इस प्रकार के यंत्रों की माकूल व्यवस्था की जानी चाहिए। और संबंध राज्य सरकार भी अपने अलग से नियम बना सकती है। और राज्य की दशा में, आग की दशा में सावधानियाँ, मान लीजिए आग लग जाती है तो आग की दशा में क्या क्या सावधानियाँ की जानी चाहिए, जैसे आग को फैलने से रोकना, बचाव के उपाय करना, आग बुझाने के यंत्र लगे होने चाहिए, साधनों की जानकारी भी होनी चाहिए श्रमिकों को, अधिकारियों को, सभी को। राज्य सरकार भी संबंध में अलग से अधिकार दे सकती है। और महत्वपूर्ण बात है इसमें, इस प्रकार के निरीक्षक को भी ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए, उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। वो निरीक्षक इस संबंध में देखता रहेगा, जांच करता रहेगा कि कहीं कोई आग लगने की संभावना तो नहीं है, तो अलग से निरीक्षक नियुक्त करके उसको एक अलग से व्यक्ति को जिम्मेदारी देंगे, तो वो अपना स्वयं का कार्य वो जिम्मेदारी से समझेगा और उसका ही प्रमुख कार्य रहेगा, तो उसको जो पता चलेगा और उसको यंत्र को या अपने साधनों को काम में लेकर के उस आग को बुझाने का प्रयास अधिक करेगा। दोषपूर्ण भागों के संबंध में निर्दिष्ट विवरण मांगने और जांच का अधिकार, तो ऐसे कोई दोषपूर्ण भाग हैं, कहीं मशीन खराब है या कोई कारखाने में ऐसी स्थिति जहाँ श्रमिक को जाया जाना भी संभव नहीं होता है, तो इस प्रकार के संबंध में वो दोषपूर्ण जो भी भाग है जहाँ भी उसको जांच करेगा, उसकी रिपोर्ट देगा, उसके संबंध में आवश्यक नियम बनाए जाएंगे। भवन तथा यंत्रों की सुरक्षा, भवन और यंत्र है उनकी सुरक्षा के संबंध में भी नियम बनाए जाएंगे। निरीक्षक द्वारा सुरक्षा उपायों का आदेश, अर्थात एक निरीक्षक होगा जिससे इन यंत्रों की सुरक्षा के लिए आदेश दिया जाएगा किस प्रकार से क्या सुरक्षा की जा सकती है। और उपयोग पर प्रतिबंध, कि ऐसे जो भवन है और यंत्र है, जो पुराना भवन हो गया हो, जर्जर हो गया हो, गिरने की संभावना होती हो, यंत्र भी ज़्यादा खतरनाक हो या यंत्र पुराना हो गया हो जिसमें आगे नुकसान विस्फोट होने की संभावना होती है, तो ऐसे यंत्रों पर उपयोग के जो है उस पर प्रतिबंध भी एक निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जा सकता है कि यह भवन अब काम में नहीं लिया जाएगा या मशीन अब काम में नहीं ली जाएगी। भवन का रख रखाव, भवन के रख रखाव के संबंध में भी नियम बनाए गए। ऐसा नहीं है बिल्डिंग बना दी और लापरवाही से काम में ली जा रहा है तो वो भवन भी जर्जर अवस्था में जल्दी पहुंच सकता है, तो उसी भवन को इस प्रकार से साफ सुथरा और मेंटेन रखा जाएगा जिससे भवन अधिक समय तक उपयोग में लिया जा सकेगा। इस संबंध में भी कारखाना में नियम बनाए जाएंगे। और सबसे इसमें अंत में महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, तो वो सुरक्षा अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से सब जगहों पे जहां हमने इतना ऊपर
जो वर्णन किया, जिक्र किया, उसमें वो पूरी सावधान रखेगा और कारखानों में होने वाले कामों पर अपना नियंत्रण रखेगा। तो सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत से कारखानों में उसकी नियुक्ति दी जाती है और ये जो प्रमुख रूप से अपना कार्य कर रहे हो, जहाँ साधारणतः 1000 अधिक श्रमिक नियुक्त हैं, ऐसी जगहों पे सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति आवश्यक हो जाती है। और जहाँ राज्य सरकार के राह में यदि किसी कारखाने में चल रही निर्माण प्रक्रिया या उसके संचालन या उस विधि के प्रयोग के कारण कारखाने में नियुक्त श्रमिक को शरीर पर कोई चोट, जहरीला असर या बीमारी या स्वास्थ्य पर अन्य कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट की गई संख्या में सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करने की मांग कर सकती है। और सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति और योग्यता और सेवा शर्तों राज्य सरकार द्वारा इसमें निर्धारित की जाएगी और सुरक्षा के नियम इसमें जो अंतर्गत हैं उनके अंतर्गत सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति दी जाएगी और सुरक्षा अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम करेगा। और इन सुरक्षा प्रावधानों के अनुसार के अंतर्गत ही राज्य सरकारों को और कारखानों को अलग से भी कुछ जहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से नियम बनाने आवश्यक होते हैं तो उनको नियम बनाने का अधिकार भी होगा इन कारखानों की सुरक्षा के लिए।